Hello guys, this is Zoologist AK and I am with the DNA extraction method, in which I am going to talk about physical DNA extraction method. Physical DNA extraction method, also known as solid phase DNA extraction method. And in my previous video where I have talked about silica gel based DNA extraction method, I got confused in 2 points, so I have deleted that video because I was not satisfied by uploading that, and I was feeling like something was missing or something confusing in that video, so I have deleted that video. In my last video where I will talk about DNA extraction method, I will sum up this silica gel based DNA extraction method and I will clear all the points, so wait for that. And again, sorry for your inconvenience that I upload that video and make you confused, and so again sorry. And now let's begin with physical DNA extraction method or solid phase DNA extraction method. So when I am talking about solid phase DNA extraction method, so let's understand the basic principle of this mechanism that result in extraction of DNA और न्यूक्लिक एसिड. जब हम सॉलिड फेज डीएनए एक्सट्रैक्शन का मेथड यूज़ करते हैं तो इसमें हम एक कॉलम यूज़ करते हैं, स्पिनिंग भी करते हैं, जिसमें हम स्पिन आउट करते हैं, हमारे जो स्पिन कॉलम भी यूज़ करते हैं सॉलिड फेज डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड में, जहाँ पे हमारा जो सोलवेंट होता है, जो कि हम जिसमें हमारा मिक्सचर होगा हमारे न्यूक्लिक एसिड का, उसको हम एडजॉर्ब करते हैं एक मैट्रिक्स पे, इसलिए इसको सिलिका फेज डीएनए सॉलिड फेज डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड बोला गया है. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एक सोर्बेंट बेड फॉर्म करते हैं. सोर्बेंट होता है जो एब्जॉर्ब करता है या एडजॉर्ब करता है, तो यहाँ पे हमें एडजॉर्ब करना है. एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब में फ़र्क होता है. एडजॉर्ब जब सरफेस पे कोई चीज़ बाइंड हो जाती है, चिपक जाती है, और एब्जॉर्ब होता है जब कोई, जैसे कि हम स्पंज का एग्जांपल लेते हैं या फैब्रिक का एग्जांपल लेते हैं. जब हम कपड़े पानी में भिगोते हैं या स्पंज को पानी में भिगोते हैं, तो वो पानी जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं फाइबर के अराउंड वहाँ पे, और जो स्पंज होती है वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स घुस जाते हैं. तो वो जो है वो एब्जॉर्प्शन है कि कुछ कोई मॉलिक्यूल है या कोई सब्सटेंस है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है किसी चीज़ को. बट एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस पे बाइंड हो जाना या एक लेयर फॉर्म कर देना. तो यहाँ पे हम सोलवेंट यूज़ करेंगे एज ए एब्जॉर्बेंट, और यहाँ पे सोलवेंट डालेंगे जिसमें हमारा जो होगा ये जैसे क्रोमेटोग्राफी होती है, लाइक दैट होता है कि भाई हम एक सोलवेंट रन करवा रहे हैं, फिर हम एक मिक्सचर डाल रहे हैं जिसमें हमारा एनालाइट होगा और मैट्रिक्स होगा. तो यहाँ पे हमारा सैंपल डालेंगे, फिर उसके बाद हम जिसमें हमारा एनालाइट होगा, यहाँ पे हमारा एनालाइट है जिसको हमें एनालाइज करना है और जिसको हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है, वो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे बात करें हैं डीएनए की. फिर यहाँ पे हमारा सोलवेंट है जिस पे जाके वो बाइंड करने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म है कि कौन सा बेड और जो कौन सा सॉलिड फेज हम यूज़ कर रहे हैं, उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर है और उसके जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू जो डीएनए है उस पर एडजॉर्ब होगा. फिर यहाँ पे हमारा सोर्बेंट होगा, एनालाइट होगा, और इम्प्योरिटीज़. जैसे अगर हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करें तो आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा, और प्रोटीन और आरएनए की भी उतनी ही कैपेबिलिटी होगी उस हमारी सॉलिड फेज से एडजॉर्ब करने की जितनी की डीएनए की होगी. तो वो हमें वॉशिंग के थ्रू हमें रिमूव करनी पड़ेंगी उस सोर्बेंट से और उस एडजॉर्ब सरफेस से. फिर हम उसको वॉशिंग के थ्रू इन इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देंगे और हमारा रह जाएगा सोर्बेंट और एनालाइट. यहाँ पे सोर्बेंट और एनालाइट, सोर्बेंट तो हमारा एडजॉर्बिंग सरफेस है जहाँ जो हम सॉलिड फेज यूज़ करेंगे, सिलिका या मैग्नेटिक बेड जो भी हम यूज़ करेंगे, और एनालाइट हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होगा. फिर हम इल्यूशन सॉल्वेंट यूज़ करेंगे. ये होता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन मैटर करती है यहाँ पे, ताकि लो सॉल्ट कंसंट्रेशन में कौन इल्यूट आउट होगा और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में कौन इल्यूट आउट होगा. फिर उसके बाद हम इल्यूशन कर देंगे अपने एनालाइट का, जो कि हमारा डीएनए होगा. इस तरह हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए को सॉलिड फेज डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू. ये बेसिक प्रिंसिपल है.
सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस सॉलिड फेज न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन। इसको हम फिजिकल मेथड भी बोलते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन का। तो जो सॉलिड फेज होता है ये क्या करती है, एडजॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। वो डिपेंड करता है कि क्या हम ले रहे हैं एज ए सॉलिड फेज न्यूक्लिक एसिड को इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द पीएच एंड सॉल्ट कंटेंट ऑफ द बफर। जो हम यूज़ कर रहे हैं बफर, यहाँ पे हम एसटीएस भी यूज़ कर सकते हैं, ईडीटी भी यूज़ कर सकते हैं, हम डिफरेंट टी बफर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे उसके पीएच और सॉल्ट कंटेंट पे बेस्ड हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि जो डीएनए होता है वो बाइंड होता है सॉल्ट ब्रिज फॉर्म करके किसी भी एडजॉर्बेंट सरफेस पे। तो यहाँ पे जो साल्ट कंसंट्रेशन और पीएच है वो बहुत ही मैटर करते हैं, क्योंकि पीएच पे हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो उसका बहुत इफेक्ट होता है न्यूक्लिक एसिड पे पीएच का, जिसकी वजह से वो डीनेचर भी हो जाता है। तो यहाँ पे पीएच और सॉल्ट कंटेंट इज द important point. The adsorption process is based on the following principle. वो प्रिंसिपल क्या है कि जिसके थ्रू ये एडजॉर्ब होगा हमारा न्यूक्लिक एसिड एक सॉलिड फेज पे। वो होगी हाइड्रोजन बाइंडिंग विद ए हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स अंडर कियाओट्रोपिक कंडीशन, जिसमें मैंने बात की थी। कियाओट्रोपिक जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो जाती है किसी भी बायोमोलिक्यूल की। बायोमोलिक्यूल प्रोटीन भी हो सकता है, हम प्रोटीन एक्सट्रैक्शन भी करते हैं, आरएनए एक्सट्रैक्शन भी करते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्शन भी करते हैं। तो जब हम कियाओट्रोपिक एजेंट यूज़ करते हैं तो वो उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स होंगे, उसको डिस्टर्ब कर देगा बाय ब्रेकिंग डाउन इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि हम अगर आरएनए की बात करें तो वहाँ पे भी हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सेम डीएनए में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे कि एडेनिन जो थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है और साइटोसिन ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो उसको ब्रेक डाउन करके उसके हाइड्रोफोबिक नेचर का इफेक्ट किया जाता है इन कियाओट्रोपिक एजेंट्स के थ्रू, जिसकी वजह से जो हमारा जो डीएनए है या आरएनए है, जो भी हमारा बायोमोलिक्यूल है, वो डीनेचर हो जाता है। तो यहाँ पे हम ग्वानिडीन भी यूज़ करते हैं एज ए कियाओट्रोपिक एजेंट, एंड यहाँ पे हम यूरिया भी यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, डीनेचरिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बाइंडिंग इंट्रैक्शन होता है हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स के थ्रू, क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो हाइड्रोफिलिक है वो पोलर है और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर है, और जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है तो और पोलर नेचर का होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स है जिससे ये हाइड्रोजन बाइंडिंग इंट्रैक्शन क्रिएट होगा वो होगा हमारा डीएनए। Ionic exchange under aqueous condition by mean of an anion exchange and affinity and size exclusion mechanism। यहाँ पे ये डिफरेंट मैकेनिज्म बोले गए हैं। जैसे हाइड्रोजन बाइंडिंग तो कैसे होगी कि भी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया डीएनए का, और उसका जो फिलिक नेचर है, जो पोलर नेचर है, वो काइंड ऑफ नॉन पोलर नेचर और हाइड्रोफोबिक नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम साल्ट यूज़ करेंगे। तो साल्ट जो है उसके फॉस्फेट ग्रुप पे जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसको जो सोल्ट क्या होता है हमारा सोडियम क्लोराइड होगा, या फिर हमारा एसिटिक एसिड होगा यहाँ पे। तो जो यहाँ पे ये यूज़ करते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट होता है, वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाके डीएनए पे जो फॉस्फेट प्रेजेंट होगी उसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से वो काइंड ऑफ हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। फिर या फिर हम क्या करेंगे, जैसे सिलिका है हमारी नेगेटिवली चार्ज होती है, SiO2 होती है वो, तो उस पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उसको भी सॉलिड जो सोल्ट है वो उसके जो चार्ज प्रेजेंट है या उसका जो नेगेटिवली चार्ज सिलिका है उसको पॉजिटिवली चार्ज करने की कोशिश करेगा। अगर दोनों ही नहीं कर रहा तो यहाँ पे सॉल्ट का जो फंक्शन होता है वो होता है कि वो ब्रिज फॉर्म कर देता है, ताकि जो हमारा डीएनए है वो सिलिका से जाके बाइंड हो जाए। यहाँ पे सिलिका भी यूज़ हो सकती है, डिफरेंट अदर सॉलिड फेज भी हो सकती हैं। तो अगर हम सिलिका यूज़ करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बाइंडिंग इंट्रैक्शन होगा, और वो होगा कियाओट्रोपिक एजेंट्स कंडीशन के अंदर। फिर होगा हमारा आयनिक एक्सचेंज अंडर एक्वस कंडीशन बाय मीन ऑफ आयनिक एक्सचेंज। जब आयनिक एक्सचेंज होगा, ये होगा काइंड ऑफ आयनिक जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है, आयनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, उसकी तरह ही ये यहाँ पे मैकेनिज्म होता है। फिर एफिनिटी एंड साइज एक्सक्लूजन मैकेनिज्म। एफिनिटी ये होता है कि कोई लाइगेंड हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे सॉलिड फेज हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई मॉलिक्यूल
प्रेजेंट होगा या कोई लाइगेंड होगा या कोई अमाइनो एसिड होगा, तो उस पे हमारा जो डीएनए है उसकी कितनी बाइंडिंग कैपेबिलिटी है, क्या एफिनिटी है उसके अंदर, और उसका साइज कितना है, जो उस एक पर्टिकुलर मोलिकुलर साइज तक ही वो उससे बाइंड हो पाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम साइज एक्सक्लूजन करेंगे या फिर एफिनिटी एक्सक्लूजन करेंगे या फिर एनायन एक्सचेंजर के थ्रू हम यहाँ पे जो अपना एक्सट्रैक्शन है डीएनए का वो करेंगे। सॉलिड फेज प्योरिफिकेशन नॉर्मली परफॉर्म बाय यूजिंग ए स्पिन कॉलम। स्पिन कॉलम जिसमें हम 5000 ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू स्पिनिंग करते हैं या फिर 10,000 के थ्रू स्पिनिंग करते हैं, तो स्पिन कॉलम यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंडर हम ऑपरेट करते हैं इसको। दिस मेथड कैन प्योरीफाई न्यूक्लिक एसिड रैपिडली एंड इन कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। और कन्वेंशनल मेथड के कंपैरिजन में ये रैपिड है, पर यहाँ पे जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, और मोस्टली जो हमारी ऑटोमेटेड किट है वो हमारी सॉलिड फेज न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन मेथड पे बेस्ड होती हैं। यहाँ पे जो हमसे जो सॉलिड फेज मॉलिक्यूल या मटेरियल या पार्टिकल या लाइगेंड या प्रोटीन या कुछ भी हम जो यूज़ करेंगे एज ए सॉलिड फेज, वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे सिलिका मैट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास पार्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं, डायटोमस अर्थ भी यूज़ कर सकते हैं, एनायन एक्सचेंज कैरियर भी यूज़ कर सकते हैं सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन मेथड में। और 4 जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जब हम सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन करते हैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड का, ये है हमारे सेल लाइसिस, न्यूक्लिक एसिड एडजॉर्प्शन जो कि सॉलिड फेज से जाके एडजॉर्ब हो जाएगा, फिर उसकी वॉशिंग करेंगे, जो भी कंटामिनेंट है वो वॉश आउट हो जाएगा, और फिर उसका इल्यूशन करेंगे जिसमें हमारा जो डीएनए है वो इल्यूट आउट हो जाएगा और हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। Let's discuss about some steps that are involved in solid phase extraction method. फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है कॉलम। कॉलम की क्या कंडीशन है जिसमें हम सैंपल को एडजॉर्ब कर रहे हैं। कॉलम कंडीशनिंग कैन बी डन बाय यूजिंग ए बफर एट ए पर्टिकुलर pH टू कन्वर्ट द सरफेस और फंक्शनल ग्रुप ऑन द सॉलिड इनटू ए पर्टिकुलर केमिकल फॉर्म। मीन्स जैसे हम सिलिका मैट्रिक्स बनाते हैं या ग्लास फॉर्म बनाते हैं, मैग्नेटिक बेड बनाते हैं, तो वो क्या है, कॉलम की कंडीशनिंग को डिफाइन कर रहा है। और ये कैसे किया जाएगा, उसमें हम पर्टिकुलर बफर लेंगे और pH लेंगे क्योंकि बफर और pH की कंडीशन में ही हमारा जो डीएनए है वो एडजॉर्ब होगा उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यूज़ किए जाएंगे या डिफरेंट जो बफर यूज़ करे जाएंगे वो उस पर्टिकुलर पार्टिकल को जो हम सॉलिड फेज में ले रहे हैं उसको कन्वर्ट कर देगा एक केमिकल फॉर्म में, जिसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पे केमिकल इंट्रैक्शन होगा, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होगा या एफिनिटी इंट्रैक्शन होगा डीएनए के बीच में और एडजॉर्बेंट के बीच में, तो यहाँ पे जो हमारा सॉलिड फेज है वो एक केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सैंपल विच हैज़ बीन डिग्रेडेड बाय यूजिंग लाइसिस बफर इज अप्लाइड टू कॉलम, क्योंकि जो हमारी सेल है उसको हम लाइसिस आउट करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा जीनोम एक्सट्रैक्ट हुआ उसको हम कॉलम में अप्लाई करते हैं। द डिजायर्ड न्यूक्लिक एसिड विल बी एब्जॉर्ब टू द कॉलम विद द एड ऑफ हाई pH एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ बाइंडिंग सॉल्यूशन। ये डिपेंड करता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं और किसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डीएनए को, आरएनए को या प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितना pH हमें रिक्वायर्ड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक सॉलिड सरफेस पे और कितनी साल्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। तो ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू आवर सैंपल। अदर compounds such as protein may also have strong specific bond with the column surface as well, जैसे कि प्रोटीन का और जो वो भी हमारे जो हैं अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, और जो आरएनए होते हैं उसमें भी बहुत सारे प्रोटीन बाउंड होते हैं। काइंड ऑफ सिमिलर नेचर होता है तीनों का ही, सेकेंडरी स्ट्रक्चर तीनों में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में, डीएनए में, आरएनए में, तो काइंड ऑफ सिमिलर जो उनकी प्रॉपर्टी होती हैं, तो उसका भी एक स्पेसिफिक कनेक्शन होता है और इंटरेक्शन होता है कॉलम सरफेस के अगेंस्ट। सो ये जो कंटामिनेंट है ये वॉशिंग स्टेप के थ्रू रिमूव करे जाते हैं, वॉशिंग बफर ऐड करके, जो कि हमारा एक कम्पिटिटिव जो हमारा एक कम्पिटिटिव एजेंट कंसिस्ट करता है, क्योंकि उसको जो कम्पिटिटिव एजेंट है और जो हमारा वॉशिंग बफर है यहाँ पे उसको compete करना है यहाँ पे सॉलिड फेज के अगेंस्ट, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन है वो कंटामिनेंट है और वो सॉलिड फेज से बाउंड होगा। तो हम यहाँ पे जो वॉशिंग बफर यूज़ करेंगे उसकी भी प्रॉपर्टी काइंड ऑफ सिमिलर होगी उस सॉलिड फेज से, ताकि वो उस प्रोटीन को सॉलिड फेज
से एडजॉर्ब उस सॉलिड फेज पे जो उसकी एडजॉर्प्शन है उसको हटा के और वो खुद से बाइंड कर ले, जो कि हमारा वॉशिंग बफर है, और जब हम और वो इल्यूट आउट हो जाए contamination. For the elution step, a TE buffer or water is introduced to release the desired nucleic acid from the column so that it can be collected in a purified state. Normally, rapid centrifugation, vacuum filtration or column separation is required during the washing and elution step of purification process. फिजिकल मेथड की बात कर रहे हैं जिसमें हम डीएनए सेपरेशन करेंगे, या सॉलिड फेज डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड की बात कर रहे हैं, दोनों सेम ही है. फिजिकल स्टेट वो सॉलिड स्टेट आ जाती है, फिजिकल स्टेट हमारी लिक्विड सॉलिड तो जो हमारी जो यहाँ पे फिजिकल स्टेट है वो हमारी सॉलिड फेज है, क्योंकि हम सॉलिड जो अपना एब्जॉर्बिंग सरफेस या सोर्बेंट बेड जो ले रहे हैं वो हमारा सॉलिड है. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की सॉलिड फेज हम यूज़ कर सकते हैं. सिलिका मैट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास पार्टिकल यूज़ कर सकते हैं, डायटोमिस अर्थ का यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न अबाउट सिलिका मैट्रिक्स और इसकी प्रॉपर्टी, इसके कैरेक्टरिस्टिक सब की स्टडी करते हैं. सिलिका मैट्रिक्स क्या है? हमारा क्वार्ट्ज होती है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट होती है ये, और बहुत सारी जो हमारी एल्गाई होती है उनके सेडिमेंट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. बहुत सारी ट्रीटमेंट में ये यूज़ होती हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होती है, हमारी स्किन इम्प्रूवमेंट में भी यूज़ करते हैं हम इसको, और नेल इम्प्रूवमेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं. बहुत सारे जो हमारे क्लिनिकल प्रोसीजर है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं. द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सिलिका मैट्रिक्स फॉर सिलेक्टिव डीएनए बाइंडिंग, जो यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी, कैसे कि ये भी नेगेटिवली चार्ज होती है, डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज होता है, दोनों रिपल्शन क्रिएट करते हैं. पर यहाँ पे हम जब सोल्ट कंसंट्रेशन लेते हैं, ये बफर लेते हैं, तो वो एक ब्रिज का काम करते हैं और दोनों को बाइंड कर देते हैं. टाइप ऑफ सिलिका मैट्रिक इंक्लूड, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के सिलिका मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं. ग्लास पार्टिकल, ग्लास पाउडर की फॉर्म में भी सिलिका पार्टिकल्स, और ग्लास माइक्रोफिब्रिल के प्लेस में भी, जिसको जो प्रिपेयर किए जाते हैं ग्लास फाइबर फिल्टर पेपर को ग्राइंड करके, और इसमें हम डायटोमिस अर्थ भी इंक्लूड करते हैं. हाइड्रेटिक्स जो सिलिका मैट्रिक्स होता है वो प्रिपेयर किया जाता है सिलिकॉन डाई ऑक्साइड की रिफ्लक्शिंग करके इन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी रिफ्लक्स कर सकते हैं हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी रिफ्लेक्स कर सकते हैं जब हम हाइड्रेटेड सिलिका मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं. और इनका मोलर रेशो होता है 2:1 रेशो भी हो सकता है और 10:1 रेशो भी हो सकता है. और ये जो रिफ्लेक्शन की जाती है ये अबाउट 48 आवर्स तक की जाती है. डीएनए बाइंड, तो जब हम हाइड्रेटेड सिलिका मैट्रिक्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो डीएनए है वो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स से बाइंड कर जाता है, और जब हम हीट, जैसे हमने बात की कि जब हम इल्यूशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड का और डीएनए का, तो हम वाटर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम हीटेड वाटर यूज़ करते हैं इन केस ऑफ हाइड्रेटेड सिलिका मैट्रिक्स. The principle of silica matrix purification based on the high affinity of negatively charged DNA backbone towards positively charged silica particle. और सिलिका जो पार्टिकल हैं वो पॉजिटिवली चार्ज किए जाते हैं यहाँ पे सॉल्ट के थ्रू, जो कि हम सॉल्ट और हाई बफर कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू. सोडियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कैटायन ब्रिज, जो अट्रैक्ट करता है नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन को, जो कि फॉस्फेट ग्रुप में प्रेजेंट होती है न्यूक्लिक एसिड के टुवार्ड्स द सिलिका मैट्रिक्स. सोडियम कैटायन ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हम पढ़ चुके हैं कि सोडियम जो हमारा प्रेजेंट है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, तो ये जो सोडियम कैटायन है ये ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि हाइड्रोजन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन आयन पे प्रेजेंट होते हैं सिलिका में अंडर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, और हाइड्राइड आयन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो हमारी जो सिलिका है वो काइंड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है. द डीएनए इज़ टाइटली बाउंड एंड एक्सटेंसिव, जब ये प्रोसीजर होता है तो जो सिलिका मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उससे डीएनए टाइटली बाउंड हो जाता है, इसलिए हमें एक्सटेंसिव वॉशिंग करनी पड़ती है जितने भी कंटामिनेंट प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए. और जो प्योरीफाइड डीएनए है उसको हम लो आयनिक स्ट्रेंथ में अबाउट पीएच जो हमारा होगा 7 से कम होगा, मीन्स एसिडिक पीएच कंडीशन में हम उसको रिमूव करेंगे, और बाद में टीई बफर और डिस्टिल वाटर का यूज़ करके हम डीएनए को इल्यूट आउट करेंगे जब हम सिलिका मैट्रिक्स का यूज़ करें. सिलिका मैट्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं हम, नाइट्रोसेलुलोज का भी यूज़ कर सकते हैं, पॉलीअमाइड मेम्ब्रेन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नाइलॉन मैट्रिक्स
ये भी बाइंड करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, बट इन कंपैरिजन टू सिलिका मैट्रिक्स नाइट्रोसेलुलोज और पॉलीएमाइड जो मेम्ब्रेन होती हैं वो लेस स्पेसिफिक होती हैं टू न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। और यहाँ पे जो पॉलीएमाइड मेम्ब्रेन होती है ये ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, लंबे टाइम तक चलती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोसेलुलोज, और ये बाइंड करती है न्यूक्लिक एसिड को इरिवर्सिबल स्टेट में। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये इमोबिलाइज करे जा सकते हैं पॉलीएमाइड मैट्रिक्स पे इन लो आयनिक स्ट्रेंथ बफर्स में। तो यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज के कंपैरिजन में हमारा जो आइडियल सॉलिड फेज मैट्रिक्स है वो है सिलिका मैट्रिक्स और पॉलीएमाइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज़ आवर ग्लास पार्टिकल डैट इज़ यूज एज ए सॉलिड फेज मैट्रिक्स। यहाँ पे हम ग्लास पार्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, बीड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम डीएनए आइसोलेशन करते हैं एगारोस जेल से, तो उसमें हम क्योट्रोपिक सॉल्ट का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डीएनए है वो अच्छे से बाइंड हो सके सिलिकेट ग्लास पे फिर और फ्लिंट ग्लास पे या फिर बोरोसिलिकेट ग्लास पे, जिसको ग्लास फाइबर फिल्टर भी बोला जाता है। तो ये जो एडजॉर्प्शन है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का ग्लास सबस्ट्रेट पे वो बेस्ड होता है मैकेनिज्म और प्रिंसिपल पे जो हमारा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है। तो सिमिलर मैकेनिज्म से यहाँ पे एडजॉर्प्शन होता है। और जो न्यूक्लिक एसिड प्योरीफिकेशन है वो भी सिलिका जेल पे किया जाता है और ग्लास मिक्सचर पे किया जाता है। तो ये जो इन्वेंशन हुआ, ये डिस्कवर हुआ कि जो ये मिक्सचर है सिलिका जेल का और जो ग्लास पार्टिकल का, ये भी यूज़ किया जा सकता है टू सेपरेट न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम अदर सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ क्योट्रोपिक सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि हमारा ग्वानिडीन भी हो सकता है और यूरिया भी हो सकता है। मैं बात कर चुकी हूँ क्योट्रोपिक सॉल्ट्स के बारे में। नेक्स्ट कम टू आवर डायटमीस अर्थ। ये हमारी क्या होती है, किसल घोर भी हो सकती है, डायटमाइट भी हो सकती है। इसमें सिलिका कंटेंट हाई होता है, 94% इसमें सिलिका कंटेंट हो सकता है। ये फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज़ की जाती है और क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ की जाती है। और जब हम डिफरेंट प्लाज्मिड का प्योरीफिकेशन करते हैं और अदर डीएनए इमोबिलाइजेशन में भी ये यूज़ की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ क्योट्रोपिक एजेंट। और जो यहाँ पे जो डियोमेटिस अर्थ है वो बाउंड जो डीएनए है वो वास्ट आउट किया जाता है एल्कोहल कंटेनिंग बफर के थ्रू। जब हम डायटमीस अर्थ को सॉलिड फेज के थ्रू की फॉर्म में लेते हैं तो वहाँ पे हमारा जब डीएनए वॉश आउट किया जाता है तो वो किया जाता है एल्कोहल कंटेनिंग बफर के थ्रू। फिर एल्कोहलिक कंटेनिंग जो बफर है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है और उसके बाद हमारा जो डीएनए है वो इल्यूट आउट कर दिया जाता है लो सोल्ट कंसंट्रेशन में और लो सोल्ट बफर में और इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। I have completed about physical DNA extraction method or solid phase DNA extraction method introductory part, and now I will talk about magnetic bead DNA extraction method. बेड बेस्ड न्यूक्लिक एसिड प्योरीफिकेशन हमें एक्सट्रैक्शन हो रहा है, हम एक्सट्रैक्शन स्टेप की बात करें, प्योरीफिकेशन एक्सट्रैक्शन के बाद होता है, ये ओवरऑल प्रोसेस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जब हमें डीएनए सबसे पहले मैग्नेटिक बीड का यूज़ करके ओरिजिनली यूज़ किया था प्लाज्मिड डीएनए एक्सट्रैक्शन करने के लिए और बैक्टीरियल सेल डीएनए एक्सट्रैक्शन करने के लिए, और ये लाइसेट यहाँ पे बोला है कि हम उनका जीनोम जो निकालेंगे प्लाज्मिड का और बैक्टीरिया का वो लाइसिस प्रोसेस के थ्रू निकालेंगे। और ये सबसे पहले किया था हॉकिंग ने 1994 में और सैयद ने 2006, जिन्होंने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया था नेक्ड मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल का यूज़ करके, जिसमें उन्होंने जीनोमिक डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया था होल ब्लड सैंपल से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वह फॉर्म किए जाते हैं वन और मोर मैग्नेटिक कोर का यूज़ करके, सच एज मैग्नेटिक। यहाँ पे ये जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है और मैग्माइट जो कि गामा फेरस ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मतलब है जब हम 3 आयरन लेते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ तो वो होता है हमारा फेरिक, और जब 2 होते हैं तो वो होता है हमारा फेरस। और इसमें जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है आयरन की, और यहाँ पे ये डिफरेंट मैग्नेटाइट लेके किए जाते हैं, जैसे फेरिक जो कि हमारा यहाँ पे Fe2O3 है जो फेरिक आयरन ऑक्साइड, और फेरस आयरन ऑक्साइड जो हमारा प्रेजेंट है उनको लेके भी हम बनाते हैं। डेट इज़ कोटेड विद मैट्रिक्स ऑफ पॉलीमर लाइक पॉलीमर्स सिलिका और हाइड्रो एपिटाइट विद टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। मीन्स ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, जो मैग्नेटिक कोर होता है वो फेरिक ऑक्साइड का भी हो सकता है डेट इज़ Fe2O3 का भी हो सकता है, और फेरस ऑक्साइड का भी हो सकता है डेट इज़ Fe3O4 का भी हो सकता है। और जो कोटिंग होगी वो पॉलीमर से भी हो सकती है, सिलिका से भी हो सकती है और हाइड्रोक्सी एपिटाइट से भी हो सकती है, और जो टर्मिनल ग्रुप होगा उनका वहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं।
So these magnetic particles are produced from different synthetic polymer, biopolymers, porous glass or magnetic particle based on inorganic magnetic material such as surface modified iron oxide, जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं. इनऑर्गेनिक मटेरियल है हमारा आयरन ऑक्साइड. तो यहाँ पे जो मटेरियल है लार्ज सरफेस एरिया के वो प्रीफर किए जाते हैं जब हम बाइंडिंग करते हैं न्यूक्लिक एसिड की. इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड पॉली एल्कलाइन ग्लाइकोन और मैग्नेटाइजेबल सेलुलोज हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं डीएनए का, क्योंकि उस जब हमारा कोई सॉल्ट प्रेजेंट होगा या पॉली एल्कलाइन ग्लाइकोल प्रेजेंट होगा या मैग्नेटाइज सेलुलोज प्रेजेंट होगा तब जो न्यूक्लिक एसिड है वो एड्जॉर्बेंट पे ईजिली बाइंड हो जाते हैं. स्मॉल न्यूक्लिक एसिड रिक्वायर जो स्मॉल अगर हम स्मॉल न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करें तो वहाँ पे हमें हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे बाइंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो स्मॉल साइज्ड का है. तो उसके ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि वॉशिंग के टाइम पे वो वॉश आउट ना हो जाए. इसलिए वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, ताकि वो ईजिली और हाईली बाइंडिंग स्टेट में हो एड्जॉर्बेंट के साथ और स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कर ले मैग्नेटाइज सेलुलोज पार्टिकल के साथ. द मैग्नेटाइजेबल सेलुलोज यूज इन दिस इन्वेंशन हैज़ एन आयरन ऑक्साइड कंटेंट अप टू 90%. तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइज सेलुलोज यूज़ किया जाता है वो मोस्टली आयरन ऑक्साइड कंटेंट वाला यूज़ किया जाता है, जिसका वेट जो टोटल मास होता है 90 जो टोटल मास होता है यहाँ पे मैग्नेटाइज सेलुलोज का, उसमें हमारा जो आयरन ऑक्साइड है वो अबाउट 90% प्रेजेंट होता है. मीन्स यहाँ पे 10% हमारा सेलुलोज प्रेजेंट होगा और आयरन ऑक्साइड यहाँ पे 90% होगा. आर सब स्टेप्स डेट आज फॉलोड इन मैग्नेटिक बीड डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड. सबसे पहले हम सेल लाइसिस करते हैं और फिर उसके बाद मैग्नेटिक पार्टिकल को ऐड किया जाता है सैंपल. फिर डीएनए है जो वो मैग्नेटिक पार्टिकल से बाइंड हो जाता है. फिर मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं हम. कैसे वॉशिंग आउट करते हैं, जो हमारा डीएनए वो तो ऑलरेडी बाउंड हो गया हमारे मैग्नेटिक पार्टिकल से. मैग्नेटिक पार्टिकल हम बात कर चुके हैं, मैग्नेटिक सेलुलोज भी हम यूज़ करते हैं मेनली. तो फिर उससे हमारा डीएनए बाइंड हो गया, तो फिर हम जो कंटामिनेंट प्रेजेंट है आरएनए या हमारे जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको वॉशिंग के थ्रू हम यहाँ वॉशिंग बफर यूज़ करके उसको इल्यूट आउट कर देते हैं. फिर उसके बाद जो हमारा मैग्नेटिक अपरेटस बच जाता है उस पर हमारा डीएनए बाउंड रहता है. फिर उसको हम इल्यूशन बफर का यूज़ करके हम डीएनए को भी एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं. ये हमारा हाईली प्योर होता है और हाई क्वालिटी डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है. Let us talk about protocol or procedure that was developed by Sayed for this magnetic bead DNA extraction method. यहाँ पे उन्होंने 30 माइक्रोलीटर होल ब्लड सैंपल लिया, जिसको उन्होंने इक्वल मिक्सचर बनाया STS का, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट का. और उस सोडियम डोडिसाइल सल्फेट का बनाया क्योंकि जो सोडियम डोडिसाइल सल्फेट है वो सॉलिड में और क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट थी. तो वेट बाय वॉल्यूम उसको डिसोल्व करके 30 ml बना 30 माइक्रोलीटर सोल्यूशन बनाया पहले. और फिर 30 माइक्रोलीटर जब सोल्यूशन फॉर्म हो गया सोडियम डोडिसाइल सल्फेट का, तो उसके 1% सोल्यूशन को मिक्स किया इस होल ब्लड सैंपल में जो कि 30 माइक्रोलीटर था. फिर जो ट्यूब है मिक्सड करेगी इन्वर्जन के थ्रू 2-3 टाइम्स, मीन्स वो इन्वर्टेड अप डाउन कीगी और उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे 1 मिनट के लिए इंक्यूबेट किया गया. फिर उन्होंने 10 माइक्रोलीटर मैग्नेटाइट नैनोमीटर को ऐड किया इस मिक्सचर में जो हमारा था 30 माइक्रोलीटर का, और 1% STS मिक्सचर जो कंसिस्ट कर रहा था उसमें उन्होंने जो 10 माइक्रोलीटर मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल का जो मिक्सचर है उसको ऐड कर दिया. फिर उसके बाद उन्होंने 75 माइक्रोलीटर बाइंडिंग बफर ऐड किया जो हमारा कंसिस्ट करता है 1.25 मोलर सोडियम क्लोराइड एंड 10% पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. फिर उसके बाद जो ये हमारे बाइंडिंग बफर हैं इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो हमारी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग करवाते हैं न्यूक्लिक एसिड के और डीएनए की हमारे मैग्नेटिक जो पार्टिकल है और जो मैग्नेटिक यहाँ पे सॉलिड फेज प्रेजेंट है और एडजॉर्बिंग सरफेस प्रेजेंट है. द सॉल्यूशन इज देन मिक्सड बाय इन्वर्जन, इन्वर्टेड आउट किया गया और फिर अलो की उसको रेस्ट करवाया गया 3 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर. फिर मैग्नेट पैलेट को इमोबिलाइज किया गया एक्सटर्नल मैग्नेट का यूज़ करके, ताकि जो हमारा डीएनए है वो सुपरनेटेंट में डिस्कार्ड ना हो उसके. फिर मैग्नेटिक पैलेट वो वॉश की गई 70% इथेनॉल के थ्रू. फिर उसको ड्राई किया गया वैक्यूम कंडीशन में. उसके बाद जो मैग्नेटिक पैलेट है उसको रिसस्पेंड किया गया दोबारा से बफर में. यहाँ पे 50 माइक्रोलीटर बफर लिया गया TE बफर. फिर मैग्नेटिक पार्टिकल्स को बाउंड किया गया डीएनए से एंड डेट आर इल्यूटेड बाय इंक्यूबेशन विद इंक्यूबेट करके एट 65 डिग्री सेल्सियस विद continuous agitation. This is the protocol for DNA extraction method that is used for magnetic bead extraction method. There are many kits that are based on this magnetic bead DNA extraction. Some are include
that I have taken here as an example. These are again caught DNA advanced kit from Beckman Coulter and magnetic bead genomic DNA extraction kit from GenEd. So this was all about magnetic bead DNA extraction method and the introductory part of solid phase DNA extraction method, and we can say ki physical DNA extraction method. So if you like my video, then thumbs up and share my video with your family and friends, and please subscribe my channel and support me. Thank you so much for watching my videos.